हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्दिक डेली न्यूज एनालिसिस, जहां मिलता है आपको यूपीएससी और पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए डिटेल्ड करंट अफेयर्स एनालिसिस। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट 2025 के बारे में, और साथ ही साथ वर्ल्ड वाटर डे जो कि अभी रिसेंटली 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो वर्ल्ड वाटर की जो रिपोर्ट थी 2025 की, इसका जो मेन जो फोकस पॉइंट था इस बार वह था माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स वाटर टावर्स, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में हमें खतरा दिखाता है। और ये दिखाता है क्या ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से दुनिया पानी की क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, और क्या ये इंडिया के लिए भी एक सीरियस वार्निंग है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं कुछ आपको एक्सपेक्टेड यूपीएससी के क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो नाउ सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये वर्ल्ड वाटर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और ये वर्ल्ड वाटर डे होता क्या है। तो दोस्तों, जो ये वर्ल्ड वाटर डे है इसे हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो इसका जो पर्पज है वह है पानी के सस्टेनेबल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन पर ध्यान देना है। जैसे कि 2000 इसको जो सबसे पहले जो स्टैब्लिश किया गया था उसे 1993 पर स्टैब्लिश किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये हाईलाइट करता है ग्लोबल वाटर चैलेंज को और इनकरेज करता है उन एक्शंस को कि इंश्योर करिए एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ वाटर। अब जो वर्ल्ड वाटर जो डे सेलिब्रेट किया गया उसकी कोई ना कोई एक थीम होती है। जैसे कि इस बार की जो थीम थी ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि जो हमारी जो ग्लेशियर्स हैं उनको बचाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे 70% जो हमारी अर्थ का जो फ्रेश वाटर है वह इसी ग्लेशियर्स पर स्टोर है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इंडस्ट्री के यूज के लिए, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हिमालय है, जो हिमालय के जो पर्वत हैं और जो एंडीज़ के जो पर्वत हैं, एल्पस एंड जो आर्कटिक जो रीजन है, वो सारे के सारे श्रिंक हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में श्रिंक हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में हमारे लिए एक फ्रेश वाटर की जो क्राइसिस है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एक्शंस लेने चाहिए, और इन एक्शंस के लिए ही यूनाइटेड नेशन बार बार हमें ये कह रहा है कि हमें ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस जो एमिशंस है उसे कम करना होगा, और जो सस्टेनेबल जो वाटर का जो मैनेजमेंट है उसे हमें प्रायोरिटी देनी होगी। तो इसी की वजह से ही ये जो रिपोर्ट हर साल मतलब कि पब्लिश की जाती है। जैसे कि इस बार की जो रिपोर्ट थी उसका जो कुछ इंपॉर्टेंट जो की हाईलाइट्स पॉइंट है उनके बारे में हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये बात कर रहा है कि ये ग्लेशियर्स जो है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से पिघल रहे हैं, यानी कि मेल्ट हो रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट है इसके अनुसार जो 2 बिलियन जो पीपल है पूरी दुनिया में, जो 2 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रूप से ग्लेशियर के द्वारा जो मिलने वाला वाटर है उसी पर डिपेंड होते हैं। ऐसे में जो ग्लेशियर मेल्ट होने से पानी की जो अवेलेबिलिटी है वह कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबल हो रही है। और साथ ही साथ जो दूसरा है वह है कि इंक्रीज क्लाइमेट रिस्क हो रहे हैं। कैसे क्लाइमेट डिजास्टर्स हो रहे हैं कि जैसे पूरी दुनिया में फ्लड आ रहा है, ड्रॉट हो गए, लैंडस्लाइड, सी लेवल राइज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है हमारे रिस्क को बढ़ा रही हैं, और इससे जो इन्वायरमेंट और ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उन दोनों को डेंजर हो रहा है और खतरा पैदा हो रहा है। सेकंड थर्ड थिंग इज कार्बन एमिशंस कम करनी होगी। जैसे कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो रिपोर्ट है स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि हमें कार्बन का जो एमिशन है उसको बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली कम करना चाहिए, ताकि हमें जो ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग है उसको स्लो कर सकें, ग्लेशियर्स का मेल्टिंग स्लो हो जाए। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, जो कि हमारा 6 जो गोल है वाटर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है, वो भी इससे कहीं ना कहीं लिंक है। क्योंकि अगर ग्लेशियर्स पिघलते रहे तो ये गोल जो है अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट थे। अब नाउ बात कर लेते हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर जो हो रहा है, जो राइज हो रहा है ग्लोबल टेम्परेचर, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, जो पूरी दुनिया में जितने भी माउंटेन रेंजेस है वो 20th सेंचुरी से लगभग कंटिन्यूसली वार्म हो रही हैं, लगातार उनकी जो वार्म है वो मतलब गर्मी है जो बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो पहले जो बर्फ़ जमती थी, अब वहाँ पर जो बर्फ़ है वो जमने की जगह वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई है। अब बारिश ज़्यादा हो रही है तो ग्लेशियर्स जो फेड रिवर्स हैं उनमें पानी का फ्लो तो बढ़ रहा है, लेकिन पीक वाटर थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद पानी का जो लेवल है वो ड्रास्टिक रूप से नीचे गिर जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि अभी तो पानी का जो लेवल है हमें नदियों में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अभी हमारी बर्फ़ पिघल रही है वहाँ से बर्फ़, और जितना भी रेन वाटर हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब ये लेवल क्रॉस हो जाएगा और फिर इन नदियों का जो वाटर लेवल है वह और ज़्यादा डाउन होने लगेगा। ऐसे में जैसे कि इसके एग्जांपल्स अभी आपको हैं, इसमें एग्जांपल्स है कि जो हमारे जो ट्रॉपिकल एंडीज़ हैं, वेस्टर्न कनाडा का जो एंड जो स्विस एल्पस हैं, यहाँ पर सारी जगह पर यही हुआ है कि यहाँ पर एक पीक पॉइंट आ चुका है और वो क्रॉस भी चुका है।
अब वहाँ पर पानी की कमी होना शुरू हो गई है। और साथ ही साथ मतलब ये वाला कमी होना शुरू हो गई है। ना हम बात करते हैं कि जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो सारी चीज़ें हो रही है, उसका एग्रीकल्चर और वाटर क्राइसिस पर कैसा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो दोस्तों, जो दुनिया की जो 2/3 यानी कि 2/3 जो हमारी एरीगेटेड एग्रीकल्चर है, वो कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स और स्नो फेड रिवर्स पर ही डिपेंड करती है। और ऐसे में अगर ग्लेशियर्स और स्नोफॉल डिक्लाइन होता रहेगा, लगातार कंटिन्यू डिक्लाइन होता रहेगा, तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है और जो एग्रीकल्चर है, उसके लिए जो वाटर की जो सप्लाई होती है, जो वाटर की जो सप्लाई है, दोनों ही इम्पैक्ट होंगे। ऐसे में इंडिया जैसी जो कंट्री है, जहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरीके से हमारी वाटर पर डिपेंड करती है, वहाँ ये एक सीरियस कंसर्न बन जाएगा। तो क्या हमें अभी एक्शन लेना नहीं चाहिए? तो ऐसा इसका आंसर ये है कि हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक हमारी इकोनॉमिक एंड सर्वाइवल प्रॉब्लम भी है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ हम बात कर लेते हैं कि ये जो यूएन वाटर है, ये क्या है, अबाउट यूएन वाटर के बारे में। तो दोस्तों, जो यूएन वाटर है, ये एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का है, जो कि फॉर फ्रेश वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड इशूज़ के लिए काम करती है। और ये इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, जो यूनाइटेड नेशन के अलग अलग एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को वाटर रिलेटेड इशूज़ पर कोलैबोरेट करने में हेल्प करती है। जैसे कि इसकी जो इस्टेब्लिश था वो 2003 पे इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो मेन गोल है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमारा 6 नंबर का जो हमारा SDG है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, जो कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात करता है, उसको अचीव करना है। ग्लोबल लेवल पर वाटर मैनेजमेंट और पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना भी इसका एक इम्पॉर्टेंट काम है। सो ये हर साल अलग अलग रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करता है। जैसे कि इसकी एक रिपोर्ट ये है कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये वही रिपोर्ट है जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ। ये एक एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट होती है, जो कि ग्लोबल चैलेंजेस को और सॉल्यूशंस को बताती है। देन दूसरी जो इनकी रिपोर्ट होती है, ग्लोबल एनालिसिस फॉर असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, जो कि ग्लास रिपोर्ट भी कहती है, ग्लास रिपोर्ट भी कहते हैं इसे। ये ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के प्रोग्रेस पर एनालिसिस करती है। फिर हमारी जो एक तीसरी रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को लेकर, जो कि सिंथेसिस रिपोर्ट होती है, इसमें इस गोल का रिव्यू भी करती है। सो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। नाउ हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा यूएन की जो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, इसका हमने जैसे कि एनालिसिस किया, और ये हमारे कुछ यूपीएससी के मतलब एक प्रकार से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है कि द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 है। इसके बारे में इसका जो आंसर कौन सा है, इसकी थीम कौन सी है कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड माउंटेन्स फॉर ग्लेशियर्स, वाटर टावर्स एंड वाटर एंड अर्बनाइजेशन। एंड जो सेकंड क्वेश्चन, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि एक इसमें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, दूसरी यूनेस्को, थर्ड इज WHO एंड फोर्थ इज FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कि यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरी चीज़ हमने एनालिसिस किया कि ग्लेशियर्स जो हैं उनका जो रैपिड जो स्पीड से जो पिघल रहे हैं, जितनी भी स्पीड से ये पिघल रहे हैं हमारे ग्लेशियर्स, तो इससे कहीं ना कहीं जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसको ये इम्पैक्ट कर रहा है। फिर हमने देखा कि कार्बन एमिशंस को हमें कम करना ज़रूरी है, कार्बन का जो एमिशन उसे कम करना ज़रूरी है, ताकि हमारा जो ये प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो सके। और एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और पानी की सप्लाई जो कि फ्यूचर में रिस्क हो सकती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात किया कि जो SDG 6 है, SDG 6, इसके बारे में हमने बात किया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़, इसको हमें वाटर कंजर्वेशन को लेकर हमने बात की, जो कि सीरियस पॉलिसीज़ पर इम्प्लीमेंट करनी होगी। सो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। आपके हिसाब से जो कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से जो इंडिया में जो वाटर की जो सस्टेनेबिलिटी है, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड इफ यू वांट PDF of this lecture, simply join this Telegram group. Here you will find the PDF of this lecture. Thank you.